वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 19। पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिए और फिर देखिए आप एंजॉय। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू ने प्रेस को बता दिया था कि विक्टर के फैक्ट्री में बने टायर्स की क्वालिटी कितनी खराब थी, जिस वजह से आर्मी को नुकसान हुआ और एक सोल्जर भी मारा गया। यही नहीं, नेल भी इसमें विक्टर का साझेदार है और इन दोनों को जेजे सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज टीवी पर देखकर जेजे तो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। एंड इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जेजे अचानक सर पकड़कर बैठ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। ली चौंक जाता है और डॉक्टर को बुला लेता है दोस्तों तुरंत। एंड फिर वो रियलाइज करते हैं कि खबर सुनकर जेजे हो चुका है पागल। दूसरी ओर एंड्रयू को प्रेस वाले बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उसने पब्लिक को सच बता दिया। वो पूछते हैं कि लोग जो बातें कर रहे हैं कि आप डोडो ग्रुप के चेयरमैन के बेटे हैं, क्या ये बात सच है? तब चेयरमैन भी वहाँ पर आ जाता है और सबके सामने एंड्रयू की तारीफ करता है कि आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम सच में डोडो ग्रुप को चलाने के लायक हो। अरे ये सब आपकी दुआ है, आप ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता पापा। इस तरह दोस्तों पब्लिक में पहली बार वो चेयरमैन को पापा कहता है। एंड इस तरह प्रेस और पब्लिक ये कंफर्म कर लेती है कि एंड्रयू है चेयरमैन का बेटा। तो टीवी पर ये खबर देखकर पता है ना आपको कौन गुस्सा होने वाली है? चेयरमैन की वाइफ। और वो गुस्से में सिंडी पर अपना वाइन फेंक देती है। वो भी अपनी माँ को डांट देती है कि माँ पापा का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही है। ये तो छोड़िए दोस्तों, सोचिए जेल में बैठे नाथन की क्या हालत हुई होगी। वो गुस्से में जेल का टीवी तोड़ देता है। अब दूसरी ओर किमी जेजे को देखने हॉस्पिटल आती है, जहाँ ली उसको वार्न करता है कि सुनो, सर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो वायलेंट हो रहे हैं, आप जरा संभल कर उनसे मिलिएगा। तो किमी कमरे में जाती है तो जेजे उसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेजे को शांत करवाते हुए कहती है कि डरो मत, मैं हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। तब जाकर वो थोड़ा शांत होता है। लेकिन जब किमी उसके पास जाती है तो वो उसका गला दबाने लग जाता है और चिल्लाता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहती थी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर क्या था दोस्तों, सभी जेजे को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर दिया जाता है। उसका ब्रेन स्कैन किया जाता है और रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बताता है वैसे ब्रेन तो ठीक है, लेकिन जेजे को गहरा सदमा पहुंचा है जिसको वो सह नहीं पाया और इसीलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक होने में कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं वैसे, इसलिए बस आप लोग हिम्मत से काम लीजिएगा। पैनी ली को बताती है कि सच में जेजे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है। दोस्तों यहाँ से अगले सीन में ली और पैनी एक होटल से बाहर आ रहे होते हैं और तब ली को लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। ली उसी दिशा में जाता है तो पैनी पूछती क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों हो? ली कहता है मुझे शक है कि जेजे का बॉडीगार्ड मुझे फॉलो कर रहा है। पैनी कहती नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि वो बचकर अमेरिका चला गया। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड अमेरिका नहीं गया, बल्कि वो सच में ली पर नजर रखे हुए है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड ने अमेरिका जाने के लिए टिकट खरीदा था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने फैसला कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं बचकर नहीं भागूंगा, यहाँ रहकर अपना काम पूरा करके रहूंगा। इसीलिए दोस्तों उसने अपना टिकट फाड़ दिया और अमेरिका नहीं गया। अगले सीन में जिना को दिखाते हैं जो एड शूट्स की पूरी तैयारी कर रही है। असल में ये एड एक इंटरव्यू के रूप में होता है, जहाँ वो इंटरव्यूअर को बताती है कि डोडो ग्रुप के प्रोडक्ट्स अब पहले जैसे अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं और क्वालिटी की जांच मैं खुद कर रही हूँ, इसलिए पब्लिक डोडो ग्रुप के प्रोडक्ट्स को बेझिझक खरीद सकती है और हमने इसमें सेफ्टी का खास ध्यान रखा है। इस तरह वो डोडो ग्रुप का बहुत बढ़िया तरीके से प्रमोशन कर देती है। शूट के बाद एंड्रयू पूछता है तुम हमेशा एक जैसा ड्रेस क्यों पहनती हो, अलग अलग तरह के ड्रेस पहना करो ना। वो कहती मेरी कोई कपड़ों की दुकान नहीं है, समझे, जो है वही तो पहनूंगी। ये सुनकर तो एंड्रयू उसको एक ड्रेस शॉप में लेकर जाकर उसके लिए ढेर सारे ड्रेसेस और शूज खरीद देता है। जिना चौंक जाती है कि मेरे लिए तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारे लिए नहीं, डोडो ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, आखिर डोडो ग्रुप की भी तो एक इमेज है और वो फिलहाल तो तुम हो। शॉपिंग के बाद वो सारी चीजें भी जिना से उठवाता है कि अपना सामान खुद ले जाओ। जिना दोस्तों ड्रेसेस में अपना शूट करती है और एंड्रयू उसको बस निहार रहा होता है, शायद उसको जिना से प्यार हो गया है। कोई बात नहीं, यहाँ से दिखाते हैं कि चेयरमैन अपने बेटे से मिलने जाता है। चेयरमैन को देखते वो कहता है लगता है आप गलती से मुझे देखने आ गए, मैं चलता हूँ। कहकर वो वापस जाने लगता है, लेकिन चेयरमैन कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम मुझसे जो कहना चाहते हो वो कह डालो। एंड इस पर दोस्तों नाथन बहुत इमोशनल होकर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपका मुंह देखकर बात कर पाऊँ। मैंने अगर इलीगल बिजनेस करके काला धन कमाया तो सिर्फ आपकी वजह से पापा, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मुझे आपसे बहुत डर लगता था, सच बताऊं तो। और मैं तो कुछ भी करके बस आपका विश्वास जीतना चाहता था, आपको यकीन दिलाना चाहता था कि मैं भी खुद की कोशिश से कुछ कर सकता हूँ। मुझे डर था कि कहीं आप मुझे निकम्मा और नाकाबिल न समझ बैठे। मैं चाहता था कि आप मुझे अपना बेटा कहने में प्राउड फील करें, इसलिए मैंने ये गलत तरीके अपना कर खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं गलत था।
मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ पापा, पर मैं अनजाने में ही हर कदम पर गलती कर रहा था शायद, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और वैसे भी आपको तो दूसरा बेटा मिल गया, इसलिए अब आप खुश रहिएगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा इमोशनलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। चेयरमैन इमोशनल हो जाता है कि देखो बेटा, तुमने जो भी किया, लेकिन हो तो तुम मेरे बेटे। मुझे खुशी है कि कम से कम अब तुम अपने बाप की फीलिंग्स को समझ पाए, कहकर दोस्तों चेयरमैन चला जाता है। नाथन यहाँ पर बहुत रोता है दोस्तों। यहाँ से दूसरी ओर विक्टर और नेल के खिलाफ प्रोटेस्ट जोर पकड़ चुका था। लोग तो नारे लगाते हैं कि नेल को अपनी पदवी से इस्तीफा दे देना चाहिए। एंड तुरंत विक्टर नेल को कॉल करके एक जगह पर बुलाता है, पर नेल कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ पता है कौन है? तुम। और मैं भी इसमें फंस गया हूँ, मैं नहीं आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, और ऊपर से मैंने पी भी रखी है। विक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम आओ तो सही। तो विक्टर की गाड़ी में नेल उससे मिलने जाता है। वो विक्टर से कहता है हम इस प्रॉब्लम में बुरी तरह फंस चुके हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मुझे सिर्फ एक रास्ता नजर आता है इस उलझन से बाहर निकलने का, और वो रास्ता है जेजे। उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और उसी का फायदा उठाकर मैं लोगों को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसी फैसले के साथ नेल अगले ही दिन प्रेस को बता देता है कि मेरे दामाद जेजे की वजह से मेरा नाम इस स्कैंडल में फंसा हुआ है। ये सब जेजे ने किया और उसे बचाने के लिए मुझे इस मामले में थोड़ा दखल देना पड़ा, पर मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसीलिए मैं अपनी पदवी से इस्तीफा देता हूँ, कहकर वो अपना बैज उतार देता है। दोस्तों ये सारी चीज होते हुए जेजे चुपचाप टीवी पर देख रहा होता है। किमी बहुत परेशान हो जाती है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर तुम वापस अपने होश में कब आओगे? ली और पेनी दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एंड दूसरी ओर एंड्रयू डोडो ग्रुप की तरक्की के लिए दिन रात काम करने लगता है। स्ट्रेस की वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जिना घबराकर उसको डांटती है कि बिना आराम किए दिन रात कब तक लगे रहोगे। वो भी कह देता है कि तुम्हें इससे क्या है, तुम घर क्यों नहीं गई अब तक? ये मेरा आखिरी चांस है पापा को ये प्रूव करके दिखाने का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके जरा भी गलती नहीं की है, और अब मेरा मुंह मत ताको, तुम घर जाओ। जिना भी बाहर आ जाती है दोस्तों। तब ली कॉल करता है। असल में वो जिना को देखकर ही कॉल कर रहा था। वो पूछता है कि काम खत्म हुआ या फिर नहीं। तब वो कहती है कि रेगुलर काम तो पूरा हुआ, पर थोड़ा एक्स्ट्रा काम बचे हुए हैं, इसलिए हम कल मिलेंगे। एंड कहकर वो कॉल काट देती है। वो तो पूछती नहीं कि ली बोलने क्या वाला था। वो वापस आकर एंड्रयू को कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी कंपनी की तरक्की के लिए, और हाँ, इस तरह आप काम करेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी सर आपकी। कहकर वो सर शब्द पर दोस्तों थोड़ा जोर डालती है। फिर वो एंड्रयू को चाय बना कर देती है। एंड्रयू ये सब कुछ देखकर बढ़िया तरीके से स्माइल करता है कि चलो किसी को तो मेरी फिक्र है। जिना अपना काम करके एंड्रयू के ऑफिस में जाती है तो वो सोया होता है। वो उस पर कोट ओढ़कर बड़बड़ाती है कि घर जाओ सर, बहुत देर हो चुकी है। फिर वो बाहर आती है तो ली को देखकर कहती है अरे चैंग, तुम यहाँ कब से खड़े हो? दोस्तों पता है ना, ली और चैंग एक इंसान है। अच्छा, जैसे कि तुम जानती नहीं, मैं तब से पता है यहीं पर खड़ा हूँ। खैर, काम पूरा हो गया क्या तुम्हारा? जिना कहती है हाँ बस हो ही गया। असल में एंड्रयू कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ बस। चलते चलते दोस्तों ली धीरे से जिना का हाथ पकड़ता है, पर वो इनकार नहीं करती क्योंकि उसे भी ली का ऐसा करना अच्छा लगता है। और शायद आपने भी गैस कर लिया होगा कि एंड्रयू दूर से ये सारी चीजें देख रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका। वो सच में इनको हाथ पकड़कर चलते हुए देख रहा होता है। दोस्तों अगले सीन में ली जेजे के लिए एक केयर टेकर को लेकर आता है। उसकी केयर करने के लिए नहीं, बल्कि हर वक्त जेजे पर नजर रखने के लिए। ली को शक है कि जेजे पागल नहीं, सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। पर दोस्तों किमी ये बात नहीं जानती और वो कहती है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो, थैंक यू चैंग। पर दोस्तों उसके बाद जेजे किमी को अकेले में बताता है कि तुम एक काम करो, तुरंत उस केयरटेकर को निकाल दो। ये सब कुछ उस चैंग का ड्रामा है, वो हमको मिटा देना चाहता है। पर किमी कहती है अरे वो लड़का बहुत ही अच्छा है, हमारे बारे में देखो कितना सोचता है। जेजे कहता है खाक सोचता है, बेवकूफ मत बनो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, मैं पागल होने की एक्टिंग कर रहा हूँ। एंड ये ट्विस्ट खोलने के बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड जब पेनी के चंगुल से बचकर भागा था तो उसने एक पब्लिक बूथ से जेजे को कॉल करके कहा मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे यकीन है कि जरूर कोई आपका नजदीकी आदमी है जिसने ये सब कुछ किया। मुझे तो चैंग पर शक है, इसलिए काम करिए, आप उस पर भरोसा मत कीजिए। फिलहाल फोन पर तो मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, आपसे मिलूंगा तो सब बताऊंगा। फिर वो जेजे से मिलने भी आता है और बताता है मुझे जहाँ रखा गया था वहाँ सब चाइनीज लैंग्वेज बोल रहे थे, क्या हमारे नजदीकी सर्कल में कोई है जो चाइनीज भाषा जानता है? तब जेजे को पेनी की याद आती है जो कि चाइनीज जानती है। ओह माय गॉड, तो क्या सब कुछ वही सब कुछ कर रही है? लेकिन वो छोड़िए, चैंग को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बार फिर जेजे को शक होता है कि शायद वो ब्लड सैंपल बदला गया था और शायद चैंग ही ली है। वो बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम सुडो हॉस्पिटल जाओ जहाँ असली ली का ब्लड सैंपल रखा गया है, तुम उसको निकालो और टेस्ट करवाओ। अगर उसमें M2 एंटीबॉडीज नहीं निकले जो कि ली के खून में थे तो इसका मतलब होगा कि ओरिजिनल ब्लड सैंपल को भी बदला गया है एंड उससे ये पता चल जाएगा कि चैंग ही ली है। तो दोस्तों अब प्रेजेंट में जेजे किमी को बता रहा होता है कि मुझे तो लगता है चैंग ही ली है और वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए आया है।
वो हमको मिटा कर रहेगा फिर तो। इतने में दोस्तों बॉडीगार्ड चैंग का ब्लड रिपोर्ट लेकर आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि ली के ब्लड में M2 एंटीबॉडीज नहीं है, जो कि असल में ली की बॉडी में थे। और अब ये साबित हो जाता है कि चैंग कोई और नहीं बल्कि ली है जो मरा नहीं था। ये जानकर किमी चौंक जाती है। बॉडीगार्ड कहता है कि अब मैं ली को खत्म कर दूंगा। बट जेजे कहता है उसे कुछ मत करना, क्योंकि उसके पास मेरे $50 मिलियन हैं और जब तक मैं उसे वापस नहीं छीन लेता उसे कुछ मत करना। उसने जो मुझे बहुत घुमाया है, अब मेरी बारी है उसे घुमाने की। कहकर दोस्तों जेजे अपना पहला प्लान बताता है और केयरटेकर से करता है इसकी शुरुआत। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है और जानबूझकर केयरटेकर पर हमला करता है। वो औरत घबराकर ली के पास भागी चली आती है कि मुझे ये काम नहीं चाहिए, वो आदमी बहुत ज्यादा पागल हो चुका है, ये रहे तुम्हारे पैसे और मुझे तो अपनी जान प्यारी है। कहकर दोस्तों वो भाग जाती है। अब ली को लगभग विश्वास हो ही जाता है कि सच में जेजे का पागलपन हद पार कर चुका है। हॉस्पिटल में भी जेजे को अलग रखा जाता है, इसलिए वो कभी कभी छुप कर हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और वहाँ वो एंड्रयू से मिलता है और कहता है तुमने अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए मेरी पोल खोल दी। खैर मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, अब सुन लो। एंड्रयू कहता है नहीं करूंगा, क्या कर लोगे तुम मेरा है? अब पापा मुझ पर विश्वास करने लगे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ही नहीं। मैं अपनी मेहनत से डोडो ग्रुप का ओनर बन जाऊंगा। जेजे तो दोस्तों यहाँ पर विलन की तरह हंसने लग जाता है और तब बॉडीगार्ड एक ऑडियो प्ले करता है। असल में जब एंड्रयू जेजे के साथ था तो उनकी बातों की ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें जेजे ने एक बार पूछा था कि तुमने अपने सौतेले पिता का कत्ल कर दिया, क्या तुम्हें इस बात का डर या अफसोस नहीं है? एंड्रयू ने कहा था कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है और मुझे उसका जरा भी अफसोस नहीं है। वही ऑडियो दोस्तों अब प्ले की जाती है और जेजे कहता है क्या मैं इसे मीडिया को दे दूं? फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारे पापा का तुम पर विश्वास रहेगा, तुम बस जेल की हवा खाओगे, सोच लो। एंड्रयू भी रियलाइज करता है कि ओहो कितनी बुरी तरह फंस चुका है वो। तब जेजे कहता है कि देखो जिस तरह तुमने मीडिया में मेरा नाम लेकर मुझ पर कीचड़ उछाला, उसी तरह मैं भी ये ऑडियो रिलीज करके तुम्हारा सब कुछ बुरा कर सकता हूँ, सोचो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुशी है कि तुम अपने पापा को इम्प्रेस कर पाए, उनका विश्वास जीत पाए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि तुम चेयरमैन के साथ रहो लेकिन मेरे लिए काम करो, वैसे ही जैसे तुम पहले क्या करते थे, और इससे होगा ये कि हम दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें चैंग का खात्मा करना होगा। एंड्रयू कहता है कि हाँ वो तो है, मुझे भी चैंग को अपने रास्ते से हटाना है, इसलिए मैं ये काम करने को तैयार हूँ। दूसरी ओर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ ली से कहती है तुम वापस डोडो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम एक काम करो, यहाँ ज्वाइन करके उस एंड्रयू को कैसे भी करके कंपनी से बाहर कर दो, उसने हम सबको परेशान करके रखा हुआ है। तुम चाहो तो तुम मेरी बेटी की भी मदद ले लो, कंपनी में उसका भी एक बड़ा शेयर है। ली भी इस बारे में सोचकर बताने का वादा करता है। वो पैनी को बताता है कि अब मेरे पास डोडो ग्रुप ज्वाइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, तभी मैं जेजे के करीब जा पाऊंगा और उसे खत्म कर पाऊंगा। दूसरी ओर बॉडीगार्ड और एंड्रयू मिलकर ली के खिलाफ एक मस्त प्लान बनाते हैं। बॉडीगार्ड बताता है कि पैनी ली की मदद कर रही है और पैनी का एक बॉस है जिसके बारे में हमें पता लगाना होगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि वो ली की मदद आखिर कर क्यों रही है। तो दोस्तों वो पैनी के घर में कैमरा सेट करने का प्लान बनाते हैं। बॉडीगार्ड पैनी के घर के लॉक को एक हैकिंग की मदद से खोल देता है और घर के अंदर कर देता है कैमरा सेट। दूसरी ओर एंड्रयू का असिस्टेंट पैनी की आर्ट गैलरी में कई सारे कैमरा सेट कर देता है। अब एंड्रयू घर पर बैठे बैठे जान सकता है कि ली और पैनी के बीच क्या क्या बातें होती हैं, वो क्या क्या करते हैं और आर्ट गैलरी में चल क्या रहा है। यहाँ चेयरमैन को दिखाते हैं जो सिंडी से कहता है बेटी तुम भी कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेती कंपनी में, मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट को बुलाया है। पर वो अपने पापा की बात सुनने के बजाय मोबाइल पर ली को मैसेज करने पे मशरूफ होती है, लेकिन टाइप कर करके डिलीट भी कर देती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ली को मैसेज भेजने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इतने में ली आ भी जाता है और चेयरमैन कहता है कि यही है वो असिस्टेंट। बस दोस्तों ली को देखते सिंडी खुशी से उछलने लग जाती है। चेयरमैन कहता है कि सुनो, आज से ये तुम्हारा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है, समझी ना, इसकी बात मानो और कुछ सीखने की कोशिश करो। सिंडी तो ली को प्यार की एक नजर से देखकर ओके पापा कहकर चली जाती है। ली बाहर आता है तो उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। अपना शक दूर करने के लिए वो मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके उसे एक जगह रख देता है और आगे चलने लग जाता है। एंड वो सीधे घूमकर उसी जगह पर आता है और अपना मोबाइल उठा लेता है तो उस वीडियो में ली को साफ दिख जाता है कि बॉडीगार्ड ही उसे फॉलो कर रहा है। अच्छा बेटा, तो तुम अमेरिका नहीं गए? ली यहाँ से सीधे हॉस्पिटल में जेजे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो अकेला बैठकर कोई पजल को सॉल्व कर रहा होता है। ली कहता है अंकल जी मैं ली हूँ, आप कैसे हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए होंगे। चलिए मैं मान भी लेता हूँ कि आपने मुझे पहचाना नहीं। जेजे एकदम गुस्से में उठकर उसको देखने लगता है और यहाँ पर होता है पार्ट 19 का दी एंड। क्या करें दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा है, इंतजार कीजिए पार्ट 20 का। और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत चल रही है दोस्तों इस सीरीज के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।